जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा गठित एक समिति की, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर गठित की गई थी। उसने अपने सजेशन दिए हैं, तो उन्हीं पर पूरी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या होती हैं एआरसीज और जानेंगे क्या है सजेशन उस कमेटी के। दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं आज के इस लेक्चर की। बने रहिए हमारे साथ आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो अभी आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही क्या किया था, अपना एक सजेशन लिया था कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं उनको दोस्तों रिवाइव कैसे किया जाए, उनका दोस्तों कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए या कैसे उनके फायदे को लिया जाए। इसके लिए दोस्तों क्या किया था, इनकी फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए या इनकी फंक्शनिंग में दोस्तों कुछ बदलाव करने के लिए एक कमेटी को गठित किया गया था, जिसके सजेशन दोस्तों अब आ गए हैं। तो उन्हीं की दोस्तों हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आइए क्या है एआरसीज, यानी क्या होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उनकी एक बार यहां पे बात जरूर कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो बैंक से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेते हैं। ठीक है, बैंक के जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं यानी एनपीए जो होते हैं, उनको ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये खरीद लेते हैं और बैंकों को उनकी बैलेंस शीट क्लीन अप करने में दोस्तों मदद करते हैं। मकसद एक ही होता है कि उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो बैंकों का टाइम जाया हो रहा है उनको बेचने में, उनसे जो कीमत है उसे वसूलने में जो बैंकों का टाइम जाया हो रहा है वो जाया ना हो, बल्कि ये काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करें, जिससे बैंकों का दोस्तों बैलेंस शीट भी क्लियर हो और दोस्तों उनका टाइम भी यहां पर सेव किया जाए। तो ऐसे काम करने के लिए हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाया गया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यही करती है कि जो बैंकों से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीदती हैं, उसके लिए दोस्तों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर एक कोई रेट तय कर लेती हैं। वो रेट दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बैंक को पे कर दिया जाता है, बैंक को उसका पैसा मिल जाता है और बाकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस प्रॉपर्टी को, उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को दोस्तों बेचकर अपना पैसा वहां से निकाल लेती है। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट दोस्तों देखा गया है। दोस्तों अगर बात करें इसके लीगल बेसिस की, तो जो हमारा सारफाइसी एक्ट है, सारफाइसी एक्ट 2002 जो है, उसके तहत दोस्तों ये रजिस्टर्ड होते हैं। उसके तहत दोस्तों इनको सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा। और दोस्तों मकसद एक ही होता है कि आरबीआई का यानी जो बैंकों का बैड लोन है, जो बैड एसेट्स हैं, उनको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उनको दोस्तों क्या किया जाए, यहां पर सर्व किया जाए और बिना किसी इंटरवेंशन के दोस्तों को सॉल्व करना, यही इनका मकसद होता है। और इसीलिए दोस्तों भारत में लार्ज नंबर में, बड़े नंबर में दोस्तों एआरसी खुली हैं और आरबीआई के तहत दोस्तों वो रजिस्टर्ड भी होती हैं, यानी आरबीआई ही उनके ऊपर दोस्तों एक अथॉरिटी होती है जो उनको सुपरवाइज दोस्तों यहां पर करती है। लेकिन दोस्तों अभी हमने देखा, कुछ वर्षों में देखा गया कि जो हमारी जो एआरसीज बनी थी, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का कॉन्सेप्ट था, उनकी परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही धीमी थी। उनकी परफॉर्मेंस दोस्तों इतना मजा नहीं आ रहा था और इसीलिए आरबीआई बार बार दोस्तों इनको आगे सही करने, सुधार करने की बात यहां पर कर रहा था। अगर हम बात करें दोस्तों तो केवल 14.29% का ही अमाउंट दोस्तों अभी तक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोस्तों यहां पर क्या कर पाए, रिकवर कर पाए। जो बोरोवर्स ने दोस्तों लिया था 2004 से 2013 का ये पीरियड था दोस्तों, इस 2004 से 2013 के बीच में केवल और केवल 14.29% का ही दोस्तों क्या हुआ, अमाउंट जो था वो रिकवर कर पाए दोस्तों लैंडर्स। यहां पर ये बहुत बड़ी कमी दोस्तों देखी गई और इसीलिए दोस्तों एआरसीज में इंप्रूवमेंट की बात यहां पर चल रही थी। और इसी काम के लिए दोस्तों सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में हमने क्या किया, एक कमेटी को दोस्तों यहां पर बनाया, जो कि इन इश्यूज पर और इन दोस्तों चीजों को एग्जामाइन करके कुछ रिकमेंडेशन देने वाली थी। और उसने दोस्तों यहां पर रिकमेंडेशन दे दिए हैं कि किस तरीके से एआरसी को हम लोग ग्रो करें, किस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट्स को और फाइनेंशियल सेक्टर को दोस्तों ग्रो करने में इसका दोस्तों हम यहां पे खामियाजा लें, वो दोस्तों यहां पर इस कमेटी ने सजेशन दे दिए। तो ये बात करते हैं दोस्तों क्या सजेशन दिए हैं, किस तरीके से इन एआरसीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो दोस्तों बेसिक यहां पर एक सजेशन है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसेसेस। यहां पर एक बात कही गई है साथ में कि सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो भी एसेट्स हैं जो एआरसी को दोस्तों बेचने होते हैं, उसको बेचने में ट्रांसपेरेंसी दोस्तों लेके आइए, उस प्रोसेस को बेचने में यूनिफॉर्मिटी लेके आइए और इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कीजिए, ताकि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनके बेचने में, उनके खरीदने में एक ट्रांसपेरेंसी यहां पर रहे, ताकि वो दोस्तों प्रोसेस बिल्कुल यहां पर सही निकल के आए।
दूसरी बात यहां पर दोस्तों सेक्शन 5 की बात की है सजेशंस में, जो सारफाइसी एक्ट का सेक्शन 5 है उसको एक्सपेंड करने की बात की है टू अलाउ एआरसीज टू एक्वायर द फाइनेंशियल एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि जो सारफाइसी एक्ट का सेक्शन 5 है उसको भी यहां पर एक्सपेंड किया जाए, ताकि जो हमारे एआरसीज हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स को केवल बैंकों से नहीं बल्कि ऐसी एंटिटीज से भी खरीद सकें जो कि आरबीआई ने नोटिफाई की हुई हैं। उन सभी एंटिटीज से यहां पर एक्वायर करने का दोस्तों अधिकार मिले एआरसीज को। यह भी दोस्तों यहां पर एक सजेशन दिया गया है उस कमेटी के द्वारा। बात करें इसमें दोस्तों तो यहां पर एक बात और कही गई है कि एआरसीज को अलाउ किया जाए टू स्पॉन्सर द सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू रेज रिसोर्सेज फॉर फैसिलिटेटिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैड लोन्स परचेज्ड बाय देम। यानी यहां पर एक बात कही गई कि एआरसीज के द्वारा जो बैड लोन परचेज किए गए हैं उनको दोस्तों रीस्ट्रक्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात की गई है कि सेबी रजिस्टर्ड एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना करने का अधिकार यहां पर एआरसी को मिले, ताकि वो अपने बैड लोन्स को जो खरीदे गए हैं उनको तेजी से रीस्ट्रक्चर वहां पर कर पाए। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर कहा गया है कि जो रेगुलेशंस हैं शुड अलाउ एआरसी टू यूज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। यानी जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड फ्रेमवर्क बनाया गया था, बैंकों के लिए बनाया गया था, ताकि वो अपने बैड लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर सकें, उसका प्रयोग करने का यहां पर एआरसी को यहां पर पूरा अधिकार देने की बात की गई है कि एआरसी को भी पूरा यहां पर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड का इस्तेमाल करने दिया जाए, ताकि वो अपने बैड लोन्स को तेजी से और इफेक्टिवली दोस्तों वहां से रीस्ट्रक्चर कर सके। साथ ही बात करें दोस्तों यहां पे लार्ज लोन की बात की गई है कि जितने भी लार्ज लोन्स हैं दैट हैव बीन इन डिफॉल्ट फॉर ओवर 2 इयर्स शुड बी कंसीडर्ड फॉर सेल टू एआरसी बाय बैंक। यानी 2 साल से ऊपर के जो यहां पर लार्ज लोन हैं उन सभी को दोस्तों अधिकार मिलना चाहिए कि वो एआरसी द्वारा रिकंसीडर करे जाएं, उनकी सेल जो है एआरसी करे। मतलब 2 वर्ष से ऊपर के जो भी बड़े लोन हैं उन सबको दोस्तों एआरसी के अंडर में लाने का यहां पर सजेशन दिया गया है। और फाइनल अप्रूवल के लिए एक रिजर्व प्राइस के लिए हाई लेवल कमेटी की भी बात की गई है कि एक हाई लेवल कमेटी होना चाहिए जो ऐसी एसेट्स के रिजर्व प्राइस पर दोस्तों यहां पर अप्रूवल देने का काम यहां पर कर सके। तो ये कुछ सजेशन दिए हैं दोस्तों एआरसीज को रिमूव करने के लिए, एआरसी को रिवाइव करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को दोस्तों थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन लाने के लिए हमने ये सारे दोस्तों यहां पर दिए गए हैं। यहीं पर दोस्तों कमेटी ने एक बात और कही है कि इफ 66% of lenders by value decide to accept an offer by ARC, the same may be binding on the remaining lenders and it must be implemented within 60 days of approval by majority lenders। यानी यहां पर कहा गया है कि एआरसी अगर अपनी चीज को, अपने एसेट्स को बेचने के लिए कोई ऑफर देती है और उस ऑफर को 66% लैंडर्स जो हैं या उससे ज्यादा लैंडर्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बाकी सबको भी वही एक्सेप्ट करना होगा, ऐसा यहां पर दोस्तों बताया गया है। 60 डेज के अंदर यहां पर इंप्लीमेंटेशन की बात यहां पर की है। तो ये दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है जो कि दोस्तों यहां पर इस कमेटी द्वारा बताई गई है और कही गई है। साथ में बात करें दोस्तों तो यहां पे लेंडर की बात भी की गई है कि अगर यहां पर लेंडर एग्री नहीं करता है तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू 100% प्रोविजनिंग ऑन द लोन आउटस्टैंडिंग। तब दोस्तों 100% यहां पर प्रोविजनिंग के लिए लोन आउटस्टैंडिंग होगा। यह भी दोस्तों यहां पर एक सजेशन यहां पर दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों प्रोविजनिंग ऑफ लोन की, तो ये क्या होता है इसकी बात एक बार समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है दैट द बैंक रिकॉग्नाइज लॉस ऑन द लोन अहेड ऑफ द टाइम। यानी अगर लोन की प्रोविजनिंग की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि बैंक दोस्तों क्या कर रहा है, अब एक लॉस को रिकॉग्नाइज कर रहा है जो कि दोस्तों लोन के ऐड हुए हैं, लोन के संबंधित दोस्तों यहां पे लॉस की बात यहां पर प्रोविजनिंग ऑफ लोन का मतलब यहां पर हो जाता है। तो ये कुछ दोस्तों सजेशन दिए गए हैं हमारी ये समिति के द्वारा, हमारी कमेटी के द्वारा। उम्मीद है कि ये इंप्लीमेंट होंगे और यहां से कुछ दोस्तों अच्छा सा हमें देखने को मिलेगा। जो भारत में अगर हम बैड लोन्स की बात करें दोस्तों तो बैड लोन तेजी से यहां पर बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए बैंक खासा परेशान है कि किस तरीके से उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए और किस तरीके से अपने एनपीए को कम करके अपने प्रॉफिट लेवल को बढ़ाया जाए। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहां पर दोस्तों देखने वाला होगा कि किस तरीके से सजेशन को इंप्लीमेंट यहां पर किया जाता है और क्या इसके फायदे निकल के आते हैं, ये अगले कुछ दिनों में दोस्तों देखने को हमें मिल जाएगा। चलिए तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा, कमेटी के पैनल के जो भी सजेशंस है वो समझ में आए होंगे और क्यों ये किया गया ये भी आपको समझ में आया होगा। साथ में एआरसी का क्या काम रहता है ये भी आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। दोस्तों बने रहिए दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों तेजी से हम लोग यहां पर आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाले हैं। शेयर करते रहिए इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि सभी तक ये जानकारी दोस्तों पहुंच पाए।
आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहें और हमेशा आलस्य से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।